वेलकम बैक नाज़रीन। अचत प्रोग्राम के सिलसिले के अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कयूं था मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते ऐं जो कि ॾींहं जी अहम ख़बर जेका अॻूणे वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान पंहिंजे 164 वारे बयान में चयो आहे त जेको साइफ़र वारो मामिलो हो जेको अॻूणे वज़ीर आज़म जंहिंखे हिकिड़ी परॾेही साज़िश करार ॾिनो हुयो बकौल आज़म ख़ान जे, त उहा साज़िश दरअसल अॻूणे वज़ीर आज़म पाण ॾिठी हुई। उन ते गुफ्तगू कंदासूं। असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तर्जुमेगार जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सलमान आबिद साहब, जो कुछ हुआ और ख़ास तौर पर 9 मई के बाद जो वाक़यात हो रहे हैं और आज साइफर के मामले पे जो डेवलपमेंट हुई है, आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को, कहाँ किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, एक बड़ी बुनियादी सी बात है, इस वक्त पीटीआई के सरबराह को का सियासी बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है। उनको इंतखाबी अमल से बाहर निकालना है, उनको नज़रबंद करना है, उनको नाहिल करना है, उनको इंतखाबी मुहिम से और उनके साथियों को उसमें से आउट करना है। अगर ये मंजरनामा ये है और इसी बुनियाद पर इंतखाबात होंगे तो आप समझिए कि जो कुछ हो रहा है ये उसकी रिहर्सल है और उसी तरफ पेशकदमी हो रही है। इसलिए कि 1.25 साल से पीटीआई के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव का माहौल तो मौजूद है और इसी तरह से हुकूमत और इमरान खान के दरमियान भी टकराव का माहौल है। अब उसमें कभी तोशा खाना भी आया है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, उसमें वो क्या कहते हैं बाकी मुकदमात भी सामने आ रहे हैं और हर मुकदमा जो है वो एक दूसरे मुकदमे से मुख्तलिफ है और कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को कानूनी बुनियादों पर मैदान से बाहर रखा जाए। मैं तो इस खेल को सर इसी तरह से देखता हूँ, -1 फार्मूला। कोशिश की थी कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी संभाल लें, कोशिश की गई कि जनाब परवेज खटक पार्टी संभाल लें, वहाँ बात नहीं बनी। फिर पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है, KPK में परवेज खटक की पार्टी की बुनियाद रखी गई है। तो अगर आप खुद सियासत के तालिब इल्म हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि ये खेल कोई नया तो नहीं है। माजी में भी हमने मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ इस किस्म के खेल खेले हैं और इसी किस्म के सियासी माहौल को सजाया गया है, इसी तरह से सियासी दरबार भी सजाया गया है और इसी बुनियाद पर इंतखाबात भी करवाए जाते हैं। तो ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन 9 मई का जो इंसिडेंट है, 9 मई को क्या कहेंगे? पीटीआई ने जो मिसकैलकुलेट किया है और मिसजज किया है, उसकी एक बड़ी भारी कीमत पीटीआई को भी अदा करनी पड़ रही है। इस वक्त तो पार्टी अमली तौर पर बंद ही है। मैंने कहा 9 मई को क्या कहेंगे, वो क्या था एक्चुअली, था क्या? क्योंकि ये तो देखिए 9 मई को तो बुनियादी तौर पे तो वो ये कहते हैं ना कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर एहतजाज किया था, लेकिन जो तरीकाकार एहतजाज का था उसकी तो कोई हिमायत नहीं कर सकता। अगर आपने एहतजाज करना था तो आप सियासी जगहों पर एहतजाज करते। आपने ये सिक्योरिटी इदारों को, सिक्योरिटी के दफातरों को वहाँ पर निशाना क्यों बनाया, ये सवाल तो रहेगा ना, पीटीआई से पूछा जाएगा और पीटीआई ये सवाल पीटीआई का पीछा भी करता रहेगा। तो 9 मई को जिस तरह से पीटीआई ने टैकल किया वो भी सारा का सारा गलत है और खुद पीटीआई के सरबराह ने कहा कि ये तय हुआ था कि हम इन इदारों के बाहर बैठ के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। अब वो डेमोन्स्ट्रेट करना जो है वो मेरी समझ से बाहर है कि वहाँ क्यों डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। तो मिसकैलकुलेशन, मिस एडवेंचरिज्म जो हुआ है, एडवेंचरिज्म, और उसका जो नतीजा निकला है उसका फायदा तो पीटीआई को नहीं हुआ। लेकिन वो तो आपको पता है ना, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो माहौल बनाया था, कभी किसी को डर्टी हैरी कह रहे हैं, कभी किसी को मीर सादिक कह रहे हैं, किसी को मीर जाफर कह रहे हैं, फिर जो नाम लेना शुरू कर दिए और वो उनको कह दिया, वो तो एक पूरा मोमेंटम बनाया 9 मई का। ये तो ऑन द रिकॉर्ड उनके जो अपना तकारीर हैं, ऑन द रिकॉर्ड उसने ये मोमेंटम बनाया। वो उसमें तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला किया गया वो खुद मानते हैं, जिस तरह आपने कहा कि हम इन जगहों पे एहतजाज करेंगे, लेकिन उन जगहों के बारे में जो मोमेंटम बनाया, लोगों को मुश्तिल किया, वो तो उसने खुद किया ना, उसके लिए तो कोई और जिम्मेदार नहीं है। देखिए ना, वो पीटीआई का इसमें मौक़िफ़ ये है कि हमने तो पूरा मन एहतजाज किया था, लेकिन उसमें जो वायलेंस हुआ है उसकी वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो खाते में तो पीटीआई के पड़ेगा ना कि जब आप एक एहतजाज रिकॉर्ड पर करते हैं तो उससे पहले और अगर उसको पूरा मन नहीं रख पाते तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी तो पड़ती है ना पीटीआई के ऊपर। मैंने कहा उससे पहले जो तकारीर थी, जिस तरह तकारीर तो देखे ना, तकारीर तो मेरे भैया जरदारी साहब ने भी की थी, फिर वो दुबई भाग गए। फिर तकरीर तो जो है वो ख्वाजा आसिफ ने भी की थी कौमी असम्बली में बैठ के। फिर वो सरदार याद सादिक ने भी कहा था लाते कांप रही थी। फिर वो नवाज शरीफ साहब ने भी बहुत कुछ बोला था, मरियम नवाज ने भी बहुत कुछ बोला था।
तकारीर पर जाएंगे तो पाकिस्तान में सारे पॉलिटिशियन जब अताब में आते हैं तो वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते तो बहुत है मेरे भैया, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन वो फिर इतना तो कंट्रोल होता है ना कारकुनों के ऊपर कि वो इस तरह का 9 मई जैसे वाकयात तो नहीं होते ना, वो तो बातों की हद तक जाते हैं। लेकिन ये मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, आपने पहले कहा तकारीर, मैं कहा तकारीर तो सबने की है। अब आ गया 9 मई का इंसिडेंट, मैं तो आपसे पहले इतराफ कर रहा हूँ कि पीटीआई ने उसको तरीके से हैंडल नहीं किया और उसकी कीमत उनको अदा करनी पड़ रही है। इस वक्त मुश्किल में है वो पीटीआई वाले। तो आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब पहले ही तय कर चुके थे कि हेड ऑन कोलिजन में जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या करेंगे वो? हेड ऑन कोलिजन में जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के साथ? नहीं, देखिए एस्टेब्लिशमेंट से उनका टकराव चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और ये माजी में हर सियासतदान का चला है। भट्टो साहब आ जाए, बेनजीर आ जाए, नवाज शरीफ साहब आ जाए, एस्टेब्लिशमेंट से सबके टकराव किसी न किसी शक्ल में रहे हैं। इमरान खान का भी है। अब मसला ये है कि इस वक्त इशू क्या है? इशू तो ये है ना कि आपने इंतखाबात करवाने हैं और इंतखाबात करवा के जो भी मुंतखब हुकूमत आती है उनको देने हैं। लेकिन अगर आप इंतखाबात की बजाय फिर दोबारा एक सिलेक्शन के प्रोसेस में जाना चाहते हैं, जो माजी में भी होता रहा है, और आप ही का सब लोगों का इल्जाम है कि 2018 के इंतखाबात जो है वो बाकायदा स्क्रिप्ट के तहत हुए थे, तो अगर 2023 के इलेक्शन भी अगर स्क्रिप्ट के तहत ही होने हैं, इसको बाहर निकालना है, इसको लेके आना है, इसको इधर रखना है, इसको उधर रखना है, तो फिर ये सारा सियासी निज़ाम जो है ये तो एक तमाशा बन के रह जाएगा ना। अब तो देखिए ना, अब आप अगर मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है कंफर्म कि अगर नवंबर में इंतखाबात होते हैं, तो अगर इंतखाबात होते हैं तो फिर क्या आप पीटीआई को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देंगे बतौर जमात? और अगर नहीं लेने देंगे तो फिर इंतखाबात के बारे में सवालात तो लोग आपसे उठाएंगे ना। अगर हिस्सा लेने का इजाज़त दी गई तो इस वक्त जो कैफियत है, जिस तरह आपने कहा कि उधर परवेज खट्टक, उधर जहांगीर तरीन, और शायद आने वाले दिनों में कुछ और भी चीज़ें आए हैं, कुछ लोग सियासत छोड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, और 9 मई का ज़ाहिर है एक इम्पैक्ट तो पड़ा है, एक नेगेटिव जो पॉपुलर वेव थी उसकी पॉपुलरिटी पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा है। तो क्या फर्क पड़ेगा? ना वो आप उसमें से 4 और पीटीआई निकाल लें, परवेज खट्टक के मुकाबले में एक और 2 बंदे एपी में खड़े कर लें, पंजाब में 2-4 और खड़े कर लें। अगर जाना आपने इंतखाबात में है और इंतखाबात में आप आज़ादाना बुनियादों पर पीटीआई को बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देंगे, तो ये फैसला जो है ये आवाम ने करना है अपने वोट के जरिए या कहीं और बैठ के तय होना है किसको इक़्तिदार में लाना है। तो लेट डिसाइड, पीपल विल डिसाइड, लोग डिसाइड करें कि वो किसको लाना चाहते हैं। अब परवेज खट्टक ने जमात बना ली है ना, अगर केपीके के लोग परवेज खट्टक को वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, जहांगीर तरीन को वोट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये इनको पीटीआई को हमने इंतखाबात में हिस्सा नहीं देना, तो फिर बात आगे चलेगी नहीं। तो अच्छा, एक और मामला जो है आज के मौजू पे जो बात कर रहा हूँ कि अदलिया जो है, हमारी आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो 9 मई को जिस तरह कर रही है, कल भी जो बातें हुई, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स आए, और जो फुल कोर्ट की उसने इस्तदा जो याह्या अफरीदी साहब, जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की थी और फिर हुकूमत ने की थी, वो भी रद्द कर दी। तो आम तौर पर हमने देखा है तारीख में कि जब सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जिस तरफ होती है, अदालतें उस तरफ चली जाती हैं, लेकिन इस मरतबा हमें बिल्कुल एक नया माहौल नजर आ रहा है। देखिए, अदलिया के अंदर भी इस वक्त 2 ग्रुपिंग तो हमें बड़े वाज़ेह तौर पर देखने को मिल रही है, और वो लड़ाई भी अंदर नजर आ रही है। 5 ईसा के कॉन्टेक्स्ट में, जस्टिस बंदयाल के कॉन्टेक्स्ट में, कुछ और जजेस के कॉन्टेक्स्ट में उसकी रिफ्लेक्शन भी आ रही है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं किए जिससे कोई किसी की जो है ना कोई चीज़, मतलब 14 मई का इंतखाबात का मामला वो भी पीछे रह गया, फिर वो जो प्रोसीजर एक्ट वाला मामला है वो भी स्टिल पेंडिंग है, फिर नैब में जो तरामीम की गई हैं वो भी स्टिल पेंडिंग है, फिर अभी ये जो फौजी अदालतों वाला मामला है ये भी स्टिल पेंडिंग है। तो अभी तक तो कुछ सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल मजमूई किरदार अगर हम देखें तो कोई ऐसा नहीं है जिससे कोई बड़ा फख्र किया जा सके। मतलब कानून भी हमारे यहाँ लगता है कि कई हवालों से जो है ना वो मसाइल का सामना उसको करना पड़ रहा है। अदालतें हो, आपका मीडिया हो, आपकी सियासी जमातें हो, आपकी सिविल सोसाइटी हो, हमें तो नजर आ रहा है ना इस वक्त छिलिंक हो गई है स्पेसिस सबकी, और लोग जो है वो जमहूरी निज़ाम जो है वो आगे बढ़ने की बजाय कमजोर हो रहा है इस वक्त। लेकिन आपने देखा कि ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से और फजल रहमान साहब की तरफ से और इवन पीपल्स पार्टी की तरफ से, हुकूमत के बड़ी जमातों की तरफ से कहा गया कि जो है अदालतें जो हैं वो अपना एक आदमी को, एक अपना जमात को फेवर कर रही हैं। उन लोगों ने ऑन द रिकॉर्ड देखिए, वो पीपल्स पार्टी अगर ये बात करे ना तो समझ आती है। नवाज शरीफ साहब के मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। ये अदालतें जो हैं पिछले 2 दहाइयों में सवाए शरीफ खानदान को रिलीफ देने के अलावा करती क्या रही हैं, बताइए।
ये मुझे बताइए, जो 8 हफ्ते की दवाई लेने गए हैं नवाज शरीफ साहब, वो कैसे चले गए मेरे भैया? किसने अदालत में कहा था कि क्या आप इनकी जिंदगी की जमानत देंगे, कल ये जिंदा रहेंगे? और फिर ये जो शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा और ये बाकी लोग जो हैं, कभी कमर के दर्द का बहाना बना के, कभी बीमारी का, तो कभी किसका, तो कभी किसका, अदालतों से रिलीफ नहीं लेते रहे। अब आप मुझे बताइए, 1.25 साल से जो हुकूमत चल रही है, उसमें कभी आपने देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब कभी व्हील चेयर पर बैठे हो? कभी आपने देखा है कि अपना शहबाज शरीफ साहब कह रहे हो कि मैं तो खड़ा नहीं हो जाता, मेरी कमर में बहुत दर्द है? कभी कुछ और हुआ है? तो ये भी तो माशाल्लाह शरीफ खानदान भी तो इन्हीं अदालतों से रिलीफ लेता रहा। इतवार वाले दिन, छुट्टी वाले दिन, और उनके बच्चों की जमानतें हुई हैं पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, वो भी हमने देखी है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से जो कुछ इनको रिलीफ मिलता रहा। तो अदालतों का मामला तो देखिए, हमारे यहाँ बड़ा एक अलमिया ये है, अगर आपके हक में फैसला आ जाए तो अदालतें आज़ाद होती हैं, अगर आपके हक में फैसला ना आ जाए तो अदालतें जो है वो गठजोड़ कर लेती हैं, वो माफिया बन जाती हैं, वो उनके ऊपर इल्जामात लगते हैं। और ये सबका वतीरा रहा है पाकिस्तान में। मजबूरी तौर पर देखें कि फैसले अगर आपके हक में है तो आप अदालत के साथ खड़े हैं, फैसले अगर आपके हक में नहीं है तो फिर आप अदालतों के साथ नहीं खड़े। यही हमारी अदालती तारीख है। और अदालत की तारीख में हमने देख लिया कि कौन से हमारे शानदार फैसले हुए हैं। और यही वजह है कि हमारी जो इंटरनेशनल रैंकिंग है अदालतों के हवाले से, वो कहाँ खड़ी है वो आपको भी मुझसे ज्यादा बेहतर पता है। अच्छा, अब क्या समझते हैं कि अब जो जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, अब एक दफा मरतबा आपने देखा था कि 90 की दिहाई थी, फिर चलते चलते ARD बनी, और वो जो 2 मुतहारिब पार्टियां थी, अब वो उन लोगों ने एक COD साइन किया, और उसके बाद उनके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप और इस तरह के मामलात हुए। अब तक वो उसकी स्पिरिट जो है, इख्तलाफात होते हैं छोटे मोटे, लेकिन स्पिरिट उसकी वो बहाल है। आप समझते हैं कि जिस तरह का इमरान तहरीक इंसाफ के सरबराह का जो अपना माइंड सेट है, वो भी क्या ये रियलाइज करेंगे कि उसके लिए फिर हमें एक साथ मिलके फिर कुछ करना पड़ेगा? या देखिए, हो सकता है कि PTI को भी बाद में जाके रियलाइजेशन हो जाए, जैसे PMLN को, पीपल्स पार्टी को हुई। अभी तक तो उस तरह की रियलाइजेशन हमें PTI में नजर नहीं आती। मुस्तकबिल में हो सकता है ये इम्कान पैदा हो जाए। उसकी वजह यह है कि जो मैंने आपके सामने बुनियादी नोयत का सवाल रखा है, जिसमें हमें बात ज्यादा करनी चाहिए, कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर हुए हैं, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक स्पेसिस जो है वो कमजोर हो रही है, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक वॉइसेस जो है वो कमजोर हो रही है। तो इस तनाजुर में जब हम देखेंगे तो फिर हो सकता है इमरान खान भी कल वहीं पर खड़े हों जहाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब खड़े हों, तो इसके इम्कान तो मौजूद रहते हैं। लेकिन मौजूदा हालात में जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, मुझे लगता है कि वो पीपल्स पार्टी और PMLN तो इंजॉय कर रहे हैं ना। उनको लगता है कि PTI अमली तौर पर खत्म कर दी गई है, मफलूज कर दी गई है, उनका बंदोबस्त किया जा रहा है, उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया जा रहा, उनको नाहिल कर दिया जाएगा इमरान खान को, ताकि फिर हम जो है आज़ादाना बुनियादों पर इंतखाबात जीत कर सामने आ सकें। और वो ये मुतालबा भी इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं कि आपने इमरान खान का बंदोबस्त करना है। और वो बड़े खुश हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की लड़ाई से तो उनको बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए ना, अगर इमरान खान ने 2018 के कॉन्टेक्स्ट में इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट किया था, तो आज 2022-23 में पीपल्स पार्टी और PMLN क्या कर रही है? वही काम कर रही है जो उस वक्त इमरान खान ने किया था। फर्क क्या आया? ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसे खेल आप हमें सुनाते रहते हैं। अभी जो इंतखाबात होंगे तो देखिएगा दोनों एक दूसरे के कपड़े भी उतार रहे होंगे। तो इसलिए मुझे नहीं, इसमें देखिए ना, बात यह है कि अगर आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था तो फिर आप खड़े होते ना आज डेमोक्रेटिक कॉन्टेक्स्ट में। आज आप भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर वही कुछ कर रहे हैं जो इमरान खान माजी में करता रहा है, उससे पहले और बाकी जमातें करती थी। इस पे डिबेट हो सकती है, शायद उसके फार एंड अगेंस्ट आर्गूमेंट हो, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। सलमान आबिद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तामबदी सलमान आबिद साहब, मुल्क सीनियर साफ़ी, नामा तजनिगार संगत हुआ। इन संगत प्रोग्राम जो वक्त पूरा थे तो पहले मेज़बान फयाज नाश की इजाज़त से जाएंगे।